नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम अप्रैल 2022 से मई 2022 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके पहले आपको बता दें कि उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा जो टेस्ट सीरीज संचालित की जा रही है छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स से रिलेटेड, वो आज 26 तारीख से प्रारंभ हो चुकी है। तो अपनी तैयारी को निरंतरता प्रदान करने के लिए इस टेस्ट सीरीज को जल्द ही ज्वाइन करें, क्योंकि प्रारंभिक 2 टेस्ट आपको पूर्णतः निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। चलिए तो अब आते हैं हमारे टॉपिक में। तो सबसे पहला टॉपिक है स्वदेश दर्शन योजना। आपको पता होगा कि केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके द्वारा पूरे देश भर के पर्यटन क्षेत्रों को चिन्हांकित करके उनका विकास किया जा रहा है, ताकि हमारे देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसी स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत हाल ही में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का पहला फेज जो है वो छत्तीसगढ़ में पूरा हो चुका है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्वदेश दर्शन योजना या ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का जो उद्देश्य है वो है राज्य में पर्यटन सुविधा विकसित करना। अब देखिए, ये जो स्वदेश दर्शन योजना है ये बेसिकली थीम बेस्ड एक योजना है, यानी अलग अलग राज्यों को उनके विशेष संस्कृति के आधार पर चिन्हांकित करके वहां की विशेषताओं के आधार पर उससे संबंधित पर्यटन को विकास करने का काम किया जा रहा है। तो इसी के अंतर्गत आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ जो है ये जनजातीय बाहुल राज्य है। जनजातीय बाहुल्य हमारे यहाँ बहुत अधिक है। तो इन जनजातियों की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, इनका विशिष्ट कल्चर होता है, अनेक प्रकार की शादियां, अनेक प्रकार के परिधान, अनेक प्रकार की नृत्य आपने सुना होगा। तो इन सभी चीजों को हाईलाइट करने के लिए, पूरे देश के सामने लाने के लिए, पूरे देश के लोगों को जागरूक करने के लिए छत्तीसगढ़ में आदिवासी संस्कृति से संबंधित जो स्थल हैं, या यूं बोला जाए कि आदिवासी संस्कृति को उद्धृत करते हुए जो कल्चरल सामग्रियां हैं, सांस्कृतिक सामग्रियां, उनको यहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसके पहले फेज के अंतर्गत जो अभी हाल ही में पूर्ण हुआ है, इसके अंतर्गत राज्य के वनांचल क्षेत्र जो कि जशपुर, कुनकुरी, कमलेश्वरपुर से प्रारंभ होकर के, याद रखिए, चित्रकोट, तीरथगढ़ तक अनेक स्थल है जिसको इसके अंतर्गत विकसित किया गया है। तो कौन कौन से स्थल हैं? तो देखिए, जशपुर है, कुनकुरी है, कमलेश्वरपुर, मैनपाट, महेशपुर, कुर्दर, सरोधा दादर, गंगरेल, नथिया नवागांव, बहुत इंपॉर्टेंट है नथिया नवागांव। इसके अलावा कोंडागांव, जगदलपुर, चित्रकोट और तीरथगढ़। इनको ट्राइबल टूरिज्म सर्किट बनाने के प्रथम फेज का काम जो है ये पूरा हो चुका है, जिसकी कुल लागत 94.23 करोड़ रुपए थी। इसके अंतर्गत अलग अलग जगह को अलग अलग रूप में विकसित किया गया है, जिसका उन्होंने कुछ कुछ नाम रखा है। तो समझिए इसको, एथनिक पर्यटन ग्राम, ठीक है, यानी विशिष्ट संस्कृति वाले पर्यटन ग्राम। कौन कौन से हैं? तीन ग्राम शामिल हैं, याद रखिए, जशपुर, कोंडागांव और सरोधा दादर। इन तीनों को एथनिक पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित किया गया है, क्योंकि इनकी एथनिसिटी आपको पता होगा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और विदेशी भी यहाँ पर जनजातियों के अध्ययन के लिए आती रहती हैं। इसके अलावा इको एथनिक डेस्टिनेशन, यानी एथनिसिटी के साथ, जनजातीय संस्कृति के साथ पर्यटन क्षेत्र के रूप में, वो भी इको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया क्षेत्र कौन है? कमलेश्वरपुर और मैनपाट। आपको पता होगा कि ये दोनों सरगुजा जिले में आते हैं। सरगुजा जिले में आते हैं, इसलिए यहाँ पर पर्यटन की जो प्राकृतिक पर्यटन शाखा है उसकी बहुत अधिक संभावनाएं हैं। उसको देखते हुए यहाँ पर इको एथनिक डेस्टिनेशन प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा मार्ग सुविधा केंद्र,
स्थापित किए गए हैं नथिया नवागांव और महेशपुर में। असल में मार्ग सुविधा केंद्र बोलने का मतलब होता है एक तरीके से रेस्ट हाउस। रेस्ट हाउस यहां पर निर्मित किया गया है जो कि पूरे तरीके से थीम बेस्ड होते हैं। थीम बेस्ड यानी वहां पर जो रेस्ट हाउस होगा उसकी दीवारों पर आदिवासी संस्कृति का अंकन किया जाता है और लोगों को उससे परिचित कराने का प्रयास किया जाता है। ठीक, अगला है एथनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिसमें जगदलपुर में लामनी पार्क बनाया गया है। चित्रकूट तीरथगढ़ में नेचर ट्रेल बनाया गया है। नाम याद रखिएगा, लामनी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? जगदलपुर में। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि लामनी पार्क का संबंध किससे है ना? तो ये पर्यटन से संबंधित है, खासकर प्राकृतिक पर्यटन से। अगला इको टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये बनाया गया है कुर्दर और गंगरेल में। ठीक, जब आप जनसंपर्क विभाग के वेबसाइट को देखेंगे तो वो ये जानकारियां काफी बिखरी हुई मिलेंगी, तो इसको मैंने एक जगह पर संग्रहित करके आपको बता दिया है। तो हो सकता है आगामी परीक्षा में आपको यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। ठीक, इसके अलावा अगर मैं फेज 2 की बात करूं, यानी जो फेज 2 अब चालू होने वाला है, उसके अंतर्गत चिल्फी घाटी, अचानकमार, अमरकंटक घाटी और हसदेव बांगो डैम के समीपवर्ती क्षेत्र को इको टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक, तो पहला जो फेज था उसमें बहुत सारी जगहों को हमने देखा, जशपुर से लेकर के चित्रकूट और तीरथगढ़ तक बहुत सारे जगह इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और दूसरे फेज में जो हम लोग का मैकल वाला श्रेणी है, इसके अलावा कोरबा, उसको मुख्य रूप से टारगेट किया जा रहा है पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए। तो चिल्फी घाटी, अचानकमार, अमरकंटक घाटी, आपको पता होगा ये मैकल सीरीज के अंतर्गत ही आते हैं। और हसदेव बांगो डैम के समीपवर्ती क्षेत्र। ठीक, क्योंकि पता होगा आपको कि हसदेव बांगो जो डैम है वो बहुउद्देशीय परियोजना है हमारे यहाँ, तो पर्यटन को बढ़ावा देना भी उसका एक उद्देश्य है। ठीक, और सेकंड फेज की जो लागत होगी वो होगी 81 करोड़ 26 लाख रुपए। ठीक, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आरंग के रीवा और पाटन के तरी घाट में 2500 साल पुराने मानव बस्ती के अवशेष। अभी हाल ही में रायपुर जिले का जो आरंग ब्लॉक है वहीं पर एक गांव पड़ता है रीवा, आपने नाम सुना होगा और एक बार आप इस नाम को प्रारंभिक परीक्षा में भी देख चुके हैं। पूछा था कि लोरिक चंदा की कहानी का संबंध किससे है? तो लोरिक चंदा की कहानी में आपको पता होगा कि लोरिक जो है वो किस ग्राम का निवासी था? रीवा गांव का ही निवासी था। ठीक, जो कि आरंग ब्लॉक में पड़ता है वर्तमान। यहीं पर हाल ही में खुदाई की गई है, उत्खनन का कार्य किया गया है और इस उत्खनन के फलस्वरूप प्राचीन समय के जो मानव बस्तियां हैं उसके अवशेष मिले हैं। इसके अलावा बहुत सारे सिक्के मिले हैं, लज्जा देवी की मूर्ति मिली है, गणेश भगवान की मूर्ति मिली है और अन्य चीजें यहां से पुरातात्विक रूप से साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इसके उत्खनन से आरंभिक ऐतिहासिक काल के आभूषण, गणेश और लज्जा देवी की प्रस्तर मूर्ति, सोना, चांदी व तांबे के सिक्के भी मिले हैं। इतनी सारी चीजें यहां पर मिली हैं, जिसमें से एक सिक्का आपको दिख रहा होगा। ठीक, इसके अलावा संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा हाल ही में उत्खनन के दौरान रायपुर जिले के आरंग तहसील अंतर्गत ग्राम रीवा और दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, अलग अलग चीजों में इसको पुरस्कृत भी किया जा रहा है, आप देख रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, तो वापस आते हैं टॉपिक में कि दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के अंतर्गत तरी घाट में 2500 साल पुराने मानव बस्ती के अवशेष मिले। तो दो जगहों को याद रखिए अभी हाल ही में जहां पर खुदाई किया गया है और पुराने मानव बस्तियों के अवशेष मिले हैं। एक है आपका पाटन और दूसरा है आपका रीवा। रीवा कौन से ब्लॉक में पड़ता है? आरंग ब्लॉक में, आरंग तहसील में पड़ता है। और कौन से जिले में है? तो याद रखिएगा रायपुर जिले के अंतर्गत ये आता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, इसके आगे पढ़ते हैं।
सबसे पहले तो वो इमेज देख लीजिए, है ना। ये जो आयताकार जगह दिख रही है आपको, है ना, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा क्लियर ना दिख रहा हो, है ना, इमेज की विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दीवार के जो निशान हैं, इसे ही माना जा रहा है कि ये क्या है, मानव बस्तियों के अवशेष हैं। क्योंकि खड़ी लाइन की जो दीवारें होती है ना पत्थरों की, वो मनुष्य पहले बनाता था घर बनाने के लिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो क्षेत्र है, ये जो बस्ती है, ठीक है, ये लगभग 2500 साल पुराने अवशेष हैं। ठीक, आगे इसी में पढ़ते हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य गठन के बाद प्रदेश के पूरा स्थलों की खोज, सर्वेक्षण और उत्खनन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। बिल्कुल हुई है। वर्ष 2001 से बोला जाए तो बहुत सारे नए पुरातात्विक क्षेत्र हमको मिले हैं, जैसे लीलर मिला है, जैसे तरीघाट मिला है, आपने सुना होगा इन सब के बारे में। ठीक, इस वर्ष यानी 2021-22 में पाटन तहसील के तरीघाट और आरंग तहसील के रीवा में उत्खनन हेतु राज्य सरकार द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को प्रस्ताव भेजा गया था। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक लेटर भेजा गया था। भारतीय पुरातत्व विभाग से अनुमति मिलने के पश्चात रीवा में बंधवा तालाब के किनारे स्थित चंडी मंदिर के पास विस्तृत क्षेत्र में फैले टीले पर उत्खनन का कार्य जारी है। ठीक, इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि ये जो रीवा है वो रायपुर जिले में आता है, जिला याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, छत्तीसगढ़ संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उत्खनन से आरंभिक ऐतिहासिक काल के लगभग 2 से 2500 साल पुराने मानव बस्ती के अवशेष मिल रहे हैं। साथ ही उस काल के लोगों द्वारा प्रयुक्त टेराकोटा और धातु निर्मित आभूषण जैसे मनके, चूड़ियां, छल्ले, मृण मूर्तियां बोलते हैं, जो मूर्तियां होती हैं मिट्टी की, उसको बोलते हैं। ठीक, गणेश और लज्जा देवी की प्रस्तर मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, चांदी के आहत सिक्के, कलचुरी राजा रत्नदेव का स्वर्ण सिक्का, आपने नाम सुना होगा राजा रत्नदेव का, रत्नदेव प्रथम, है ना, जिन्होंने रतनपुर नगर बसाया था, उनका सिक्का मिला। टेराकोटा और धातु के मुहर और मुद्राएं आदि मिल रहे हैं, जिससे प्राचीन छत्तीसगढ़ के एक अल्प ज्ञात कालखंड का इतिहास प्रकाश में आने की पूरी संभावना है। वैसे भी आप अगर छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपने नाम सुना होगा राजर्षि तुल्य कुल वंश का। राजर्षि तुल्य कुल वंश में एक राजा हुए थे भीमसेन द्वितीय। उनका जो ताम्रपत्र है वो मिलता है हमको आरंग से, लेकिन वो जो समय काल है वो काफी संदिग्ध है, पहला तो, और दूसरी चीज उनके बारे में बहुत ही लिमिटेड हमको जानकारी प्राप्त है। तो हो सकता है कि इस उत्खनन के फलस्वरूप हमको उस काल के बारे में बहुत सारी जानकारी यहां से प्राप्त हो सकती है। तो इस नजरिए से ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसमें कुछ चीजों को, है ना। जैसे ये जो रीवा है वो कहाँ स्थित है, ये आपको पूछ सकता है। इसके अलावा लज्जा देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो रीवा से प्राप्त हुई है ना। लोरिक चंदा की कहानी कहाँ से संबंधित है, तो ये लोरिक चंदा की कहानी रीवा से संबंधित है। ठीक है, ये एमपी वाला रीवा नहीं है भाई, ये हमारे आरंग वाला रीवा है। उस समय काफी कंफ्यूजन हुआ था, है ना, और लोगों ने वही एमपी वाला रीवा ही समझा था। बहुत सारे विद्यार्थी उसमें गलत करके आए थे, जबकि उसका आंसर जो है वो रीवा ही था, लेकिन आरंग वाला रीवा। ठीक, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है 2 अतिरिक्त एडवोकेट जनरल नियुक्त। ठीक है, अतिरिक्त एडवोकेट जनरल जो है अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। अभी देखेंगे कि एडवोकेट जनरल क्या होता है और इसकी क्या भूमिका होती है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले करंट का टॉपिक है तो उसको जान लेते हैं कि अभी हाल ही में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पैरवी करने के लिए 2 अधिवक्ताओं को अतिरिक्त एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है। तो नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, याद रखिएगा, राज्य शासन द्वारा। ठीक, उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली हेतु श्री कुबेर बोध को अतिरिक्त एडवोकेट जनरल और श्री राघवेंद्र प्रधान को उच्च न्यायालय बिलासपुर हेतु अतिरिक्त एडवोकेट जनरल बनाया गया है। तो दोनों के नाम याद रखिएगा। पहला श्री कुबेर बोध, इनको सुप्रीम कोर्ट के लिए
अतिरिक्त एडवोकेट जनरल बनाया गया है, जबकि बिलासपुर हाई कोर्ट के लिए बनाया गया है श्री राघवेंद्र प्रधान जी को। ठीक, आइए महाधिवक्ता से संबंधित जो आर्टिकल है उसको हम समझ लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में आपको मिलता है महाधिवक्ता का पद। ये राज्य शासन में, या यूं बोला जाए कि राज्य सरकार में सबसे बड़ा वकील होता है, जो कि राज्य सरकार की पैरवी करता है किसी भी न्यायालय में। ठीक, तो अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। देखिए, महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा, लेकिन अतिरिक्त महाधिवक्ता बोलेगा तो उसकी नियुक्ति राज्य शासन के द्वारा की गई है। ठीक, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी अगर कोई है तो वो कौन होता है? महाधिवक्ता। यही पद केंद्र सरकार में महान्यायवादी कहलाता है। ठीक, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है, यानी राज्यपाल जब तक चाहेगा तब तक इसके पद की अवधि बनी रहती है। ठीक, महान्यायवादी की मैंने बात की, महान्यायवादी का पद मिलता है आपको संविधान के अनुच्छेद 76 में, इसको याद रखिएगा, महान्यायवादी। जबकि महाधिवक्ता कहां मिलता है आपको? अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। ठीक, महाधिवक्ता राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करता है, यानी राज्यपाल को। ठीक है, राज्य प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो महाधिवक्ता राज्यपाल को विधि संबंधी सलाह देता है। वह राज्य के दोनों सदनों की कार्यवाही में तथा सदन में बोलने की शक्ति रखता है। याद रखिएगा, जो महाधिवक्ता होता है उसको अधिकार प्राप्त होता है कि वो राज्य के किसी भी सदन में, ठीक है, देखिए यदि द्विसदनीय व्यवस्था है तो वहां पर दो सदन होते हैं, एक होता है विधान सभा और दूसरी सभा होती है विधान परिषद, जो कि उच्च सदन होता है ना। ये उच्च सदन होता है, जबकि इसे राज्य में निम्न सदन कहा जाता है। तो यदि महाधिवक्ता चाहे तो वो राज्य के किसी भी सदन में इसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, सदन में बैठ सकता है, सदन में बोल सकता है, अपना मत रख सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, इसको मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ठीक, उसे विधानमंडल के सदस्यों को मिलने वाले सभी वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, यानी वो जब सदन की कार्यवाहियों में बैठता है तो उसको वही सुविधाएं प्राप्त होती है जो विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त होती है। ठीक, महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ये केंद्र का पद है तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियों के अंतर्गत इसकी नियुक्ति भी आती है। ठीक, तो अनुच्छेद 76(1) के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, तो इतनी सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, वैसे ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा मूल उद्देश्य था इस टॉपिक से आपको परिचित कराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, राज्य में 50 नए एकलव्य आवासीय विद्यालय। एकलव्य आवासीय विद्यालय जो है वो केंद्र सरकार की एक योजना है, केंद्र प्रवर्तित योजना है, जिसके द्वारा जो आदिवासी अंचल के विद्यार्थी हैं उनको आवासीय विद्यालय की सुविधा प्रदान की जाती है। आवासीय विद्यालय बोलने का मतलब ऐसा विद्यालय जहां पर छात्रों के रहने, खाने और उनके देखरेख की सुविधा हो। तो एकलव्य आवासीय विद्यालय जो है ऐसा ही एक प्रयास है केंद्र सरकार का। और अभी हाल ही में राज्य में 50 नए एकलव्य आवासीय विद्यालय खोलने की बात जो है वो की गई है और इसको केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी भी मिल गई है। तो आगामी परीक्षा के लिए ये जो फिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं इसमें। भारत शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में 50 नए एकलव्य आवासीय विद्यालय आदिवासी क्षेत्रों में स्वीकृत किए गए हैं। ठीक, इन आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।
प्रत्येक विद्यालय में 420 बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। यानी 50 विद्यालय हैं और हर विद्यालय में बच्चों की संख्या कितनी होगी? 420 होगी। आगे बढ़ते हैं, कहां कहां पर खोला गया है विद्यालय? तो देखिए, बलरामपुर जिले में बरती कला, रामनगर, देवीगंग, दोहना और बूढ़ा बगीचा, इन जगहों पर खोला जाएगा एकलव्य आवासीय विद्यालय। वैसे ही बीजापुर जिले में है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बस्तर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, कोंडागांव, कोरबा और कोरिया। तो आप ये चीज देख पा रहे हैं कि जितने भी जगह हैं सब आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ठीक। और आदिवासी क्षेत्रों में ही एकलव्य आवासीय विद्यालय जो है वो खोले जाते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। तो वैसे तो इन गांवों के नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिलों के नाम को आप एक बार अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ। चलिए, देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ पाटन में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां किया गया है? पाटन में। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये देश का पहला ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट है, ठीक। यहां पर 54 प्रकार के टेस्ट हो सकेंगे। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की सुविधा जो है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रख करके अब स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ है, जिसके द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को छोटे छोटे जगहों पर भी ले जाया जा रहा है। आपने इसी के अंतर्गत एक योजना का नाम सुना होगा, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, जो कि प्रारंभ हुआ है कब? 2 अक्टूबर 2019 से। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है जो दूरस्थ क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र, हमारे यहाँ नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, ऐसे क्षेत्र है जहां पर पहुंच नहीं है सड़कों की, जहां पर आवागमन के साधन नहीं है। इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए हाट बाजार क्लिनिक योजना जो है वो प्रारंभ की गई है, हाट बाजार क्लिनिक योजना। और इसके माध्यम से जो यूनिट्स हैं, ठीक है, मोबाइल मेडिकल यूनिट कहा जाता है जिनको, है ना, मोबाइल मेडिकल यूनिट, ये उन क्षेत्रों में भेजा जाता है और वहां पर इन यूनिट्स के माध्यम से वहां पर रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, उनका टेस्ट किया जाता है यदि आवश्यक है तो, और उनको आवश्यक दवाइयां भी दी जाती हैं। तो इस तरीके से ये योजना जो है वो काम कर रही है। तो हमने देखा कि योजनाओं का स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अगर आप देखोगे तो विकेंद्रीकरण जो है वो प्रारंभ हो गया है। दूरस्थ क्षेत्रों में भी योजनाओं को प्रसारित किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत पहला ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट जो है वो हमारे यहाँ अभी हाल ही में कहाँ खोला गया? तो याद रखिएगा, पाटन में खोला गया है। पाटन फिर से नाम में आया। पाटन के पास अभी हमने जस्ट पढ़ा कि एक क्षेत्र है तरीघाट, जहां पर पुरातात्विक सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। और पाटन फिर से एक बार चर्चा में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देश का पहला ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट जो है ये प्रारंभ किया गया है। इसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा? हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो इस योजना के अंतर्गत 3000 अन्य यूनिट निकट भविष्य में देश में आरंभ होंगे, यानी पूरे देश में लगभग 3000 यूनिट जो है आगामी समय में और बनाए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर अपडेटेड लैब, आपने अभी हाल ही में सुना होगा, नाम क्या था लैब का? हमर लैब। हमर लैब, इसका निर्माण किया जा रहा है। हमर लैब योजना जो है वो बेसिकली देखा जाए तो टेस्टिंग यूनिट होता है, जिसमें अनेक प्रकार की बीमारियों की टेस्टिंग की जाती है। जैसे आपका ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, स्टूल टेस्ट हो गया, है ना, ये सारी टेस्ट जो है यहाँ पर किए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार की योजना थी हमर लैब। तो ये जो पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाया गया है ना, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, इसके साथ में हमर लैब भी बनाया जाएगा, जिससे कि टेस्टिंग की सुविधा प्लस
उन बीमारियों के उपचार की सुविधा एक ही जगह पर उपलब्ध हो सके। ठीक, तो याद रखिएगा, पहला ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट कहां स्थापित किया गया? पाटन में स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं, यह है स्वामी आत्मानंद शासकीय चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन। यहीं पर खोला गया है क्या? ब्लॉक स्तरीय पब्लिक हेल्थ यूनिट। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में मनरेगा में 11 नए लोकपालों की भर्ती जो है वो की जा रही है। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा कि मनरेगा योजना जो है, ठीक है, ये हमारे यहाँ रोजगार प्रदान करने का, खासकर जो अकुशल श्रमिक श्रेणी है उनको रोजगार देने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके माध्यम से बहुत सारे अकुशल श्रमिक वर्ग जो हैं उनको रोजगार प्रदान किया जाता है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि मनरेगा जो है उसमें काफी सारी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे। तो उन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए अभी हाल ही में 11 नए लोकपाल जो हैं वो छत्तीसगढ़ में भर्ती किए जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत 11 नए लोकपालों की नियुक्ति की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ठीक। मनरेगा कार्यालय द्वारा प्रदेश के 11 जिलों में लोकपालों की नियुक्ति की जाएगी। ये जो नियुक्ति है वो बेसिकली जिला स्तरीय ही होते हैं, ठीक। कौन कौन से जिले हैं? तो देखिए, बेमेतरा, कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर, सुकमा, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। इन 11 जिलों में लोकपालों की भर्ती की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी, ठीक। आवेदक की आयु नियुक्ति के समय 66 वर्ष से कम होनी चाहिए, ये इसके लिए बाध्यता रखी गई है। अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 66 वर्ष रखी गई है, ठीक। चलिए अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ में पर्यटन, श्री राम वन गमन परिपथ। बहुत ज्यादा चर्चा में रहने वाला टॉपिक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए, ठीक। 2 किताबों का बेस बना करके 75 स्थानों का चिन्हांकन किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ में। ये वो स्थान है जहां से भगवान श्री राम ने अपने वन गमन का मार्ग बढ़ाया था। अयोध्या से चलते हुए वो कन्याकुमारी के तट पर, आपने सुना होगा रामेश्वरम, वहां तक गए थे और फिर लंका में जाकर के उन्होंने रावण का वध किया था। इस दौरान वो जो वनवास में थे, 14 वर्ष का जब उनको वनवास हुआ था, तो अधिकांश समय उन्होंने छत्तीसगढ़ के वनों में बिताया है। छत्तीसगढ़ जो वाल्मीकि रामायण में आपको दंडकारण्य के रूप में प्रचलित मिलता है, ये नाम मिलता है, वो मुख्यतः छत्तीसगढ़ का ही भाग है। तो अभी क्यों चर्चा में है, आइए जानते हैं। देखिए, ये जो पर्यटन परिपथ है इसकी कुल लंबाई होगी 2260 किलोमीटर। तो भगवान राम जिन जिन जगहों से होकर के इन्होंने अपना वनगमन किया था, जिन जिन क्षेत्रों में ये रुके थे, उन जगहों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के लिए मैंने बताया आपको कि आधार बनाया है 2 किताबों को, जिसमें एक किताब लिखी गई है डॉक्टर हेमू यदु के द्वारा और दूसरी किताब लिखी गई है मन्नूलाल यदु के द्वारा। ये 2 किताबों को आधार बनाया गया और कुल 75 स्थलों का चिन्हांकन किया गया है, 75 स्थलों की पहचान की गई है और इन 75 स्थलों को धीरे धीरे करके विकसित किया जाएगा पर्यटन क्षेत्र के रूप में। तो पहला चरण जो है उसके अंतर्गत 9 क्षेत्रों को या 9 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है और इन 9 स्थानों को श्री राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। 2019 में आपको पता होगा कि एक जगह है हमारे रायपुर में, नाम क्या है? चंदखुरी। चंदखुरी में विश्व का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर स्थापित है। इस मंदिर को बहुत भव्य तरीके से सजाया गया है, बहुत भव्य बनाया गया है। इसी तरीके से बाकी के जो 9 स्थल हैं इनको भी
बनाया जा रहा है। ठीक, तो पहले चरण में कौन कौन से 9 स्थल थे, तो याद रखिए कोरिया जिले में स्थित है सीतामढ़ी हरचौका। ठीक, कहा जाता है कि यहाँ पर सीता माता का चूल्हा रखा हुआ है जहां पर वो भोजन बनाती थी। दूसरा स्थान है रामगढ़ जो सरगुजा में स्थित है। रामगढ़ आपको पता होगा कि कालिदास की कर्म भूमि है। उन्होंने एक नाटक लिखा है, नाम क्या है उसका, मेघदूतम काव्य है, संस्कृत काव्य है। इसकी रचना इन्होंने यही रामगढ़ की पहाड़ी में ही की थी। इसके बाद शिवरी नारायण, यहाँ शबरी माता का जो प्रकरण है वो आपको सुनने में मिलता है। शबरी माता ने अपने जूठे बेर श्री राम को और लखन जी को खिलाए थे। ठीक, ये कौन से जिले में है, तो जांजगीर चांपा में है। तुरतुरिया भी जो कि बलौदाबाजार जिले में स्थित है, ये भी रामायण कालीन स्थल है। आपने सुना होगा कि राम जी के जो 2 बेटे थे, एक का नाम था लव, एक का नाम था कुश। इनका जन्म यही तुरतुरिया में हुआ था। वाल्मीकि जी का आश्रम है यहाँ पर। इसके बाद चंदखुरी, जैसा कि मैंने बताया, रायपुर जिले में है और कौशल्या माता का मंदिर है। इसके अलावा सिहावा सप्तऋषि आश्रम, ठीक है, आपने सुना होगा एक ऋषि का नाम श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने ही पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया था, जिसके कारण भगवान राम जी का जन्म हुआ था। ठीक, महाराज दशरथ ने यह यज्ञ करवाया था जिसके पुरोहित का काम किसने किया था, महर्षि श्रृंगी ने किया था। तो यहीं पर ये जो सिहावा सप्तऋषि आश्रम है, यहीं पर श्रृंगी ऋषि का भी आश्रम है। तो धमतरी में है और इसे भी 9 स्थलों में शामिल किया गया है। इसके अलावा जगदलपुर, बस्तर और राजीम जो कि गरियाबंद में है, इसको भी शामिल किया गया है। इसके अलावा रामाराम एक जगह है सुकमा में, जो कि छत्तीसगढ़ की सीमा के अंतर्गत भगवान श्री राम का अंतिम स्थान था। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ की सीमा को पार करके आगे चले गए थे। ठीक, तो ये 9 जगह जो है वो श्री राम वनगमन परिपथ के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक, इसी में आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा कि कुल लागत जो है, ठीक है, यानी जो 9 स्थल हैं उनको विकसित करने में कुल लागत कितना आएगा, 133 करोड़ 55 लाख रुपए। अच्छा, इसको विकसित क्यों किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना। ग्रामीण पर्यटन क्षेत्र हैं अधिकांश, आप देखेंगे ये जो क्षेत्र हैं, ये सारे क्षेत्र, ये अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में ही पड़ते हैं। इनको क्या करना, यहाँ पर पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देना और पर्यटन को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। अगला, पर्यटन के क्षेत्र में नए वैश्विक अवसर बढ़ाना। ठीक है, बहुत सारे विदेशी भी हमारे यहाँ आते हैं। आपको पता होगा कि जगदलपुर में जो रथ यात्रा होता है उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं विदेशों से। तो ऐसे वैश्विक अवसर को बढ़ाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी और मजबूत बनाना। जाहिर सी बात है कि अगर किसी क्षेत्र में पर्यटन बढ़ता है तो वहाँ के जो लोकल निवासी हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार के अवसर मिलते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। तो ये भी इसका एक कारण है। आइए देखते हैं इसमें आगे। अब ये चर्चा में क्यों है, आप समझिए। अभी हाल ही में शिवरी नारायण में बनाया गया है रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर। शिवरी नारायण, मैंने आपको बताया कि राम वनगमन परिपथ के अंतर्गत शामिल 9 जगहों में से एक है और यहीं पर हाल ही में रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर जो है ये बनाया गया है। यही सेंटर में, इंटरप्रिटेशन सेंटर बोलने का मतलब ये ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर रामायण में और अधिक शोध कार्य जो है वो किया जाएगा और यदि छत्तीसगढ़ के कुछ साक्ष्य मिलते हैं तो उसे चिन्हित किया जाएगा और उसको विश्व पटल पर लाने का प्रयास किया जाएगा ताकि हमारी भी प्रसिद्धि वहां पर हो। चलिए, तो स्थापना कहाँ की जा रही है इसकी, जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में की गई है। असल में इसका उद्घाटन भी, लोकार्पण भी हो चुका है ना। उद्देश्य क्या है, तो भावी पीढ़ी को रामायण काल की जानकारी देना।
ठीक है, भावी पीढ़ी जो है, आने वाली जो पीढ़ी है, उसको रामायण काल में हमारा छत्तीसगढ़ कैसे जुड़ा हुआ था इसकी जानकारी प्रदान करना। ठीक, इसकी लागत आई है 90 लाख। रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर के बाहर ही माता शबरी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जिसमें वह भगवान राम को अपने जूठे बेर खिलाती हुई नजर आ रही हैं। भगवान राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण की भी मूर्ति स्थापित की गई है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत शिवरीनारायण में स्थापित रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। ठीक, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनता है कि रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर कहां बनाया गया है, तो जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, ये भगवान श्री राम, लक्ष्मण है ना, और शबरी माता यहाँ पर बैठी हुई हैं। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर छत्तीसगढ़ को 12 राष्ट्रीय पुरस्कार। सबसे पहली चीज ये निकल के आ रही है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस। ठीक, और हर साल पंचायती राज संस्थाएं जिन्होंने पंचायती राज के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बहुत बढ़िया कार्य किया है, उनको हर साल इस दिन पुरस्कृत किया जाता है। तो इस साल छत्तीसगढ़ को 12 राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल लेवल के पुरस्कार जो है इस साल मिले हैं। पिछले साल भी 12 मिले थे, याद रखिएगा। ठीक, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्ति पुरस्कार के लिए जिला वर्ग में, ठीक है, देखिए ये अलग अलग कैटेगरी में दी जाती है ये पुरस्कार। तो सबसे पहले जिला वर्ग में किसको दिया गया है, तो याद रखिए जिला पंचायत कबीरधाम को। जिला वर्ग में किसको मिला, जिला पंचायत कबीरधाम को। ब्लॉक वर्ग में किसको मिला, तो पाटन और सूरजपुर को। ग्राम पंचायत वर्ग में बहुत सारों को मिला है, देखो ग्राम छिपली व हरदीभाटा धमतरी जिले में, चिरमी कोरिया में, कोरिया जिले के अंतर्गत, पैरी बालोद जिले के अंतर्गत, बसदई सूरजपुर जिले के अंतर्गत और केजेदाह कबीरधाम जिले के अंतर्गत। इन सभी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड कैटेगरी, यानी बच्चों के लिए बहुत बढ़िया कार्य करने वाले पुरस्कारों की कैटेगरी में रायपुर जिले के बनचरौदा ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया गया है। ठीक, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड कैटेगरी, ये दुर्ग जिले के जेवरा ग्राम पंचायत को दिया गया है। इसके बाद नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार, ये दिया गया है रायपुर जिले के सरोरा ग्राम पंचायत को। तो कुल 12 पुरस्कार यहां से राष्ट्रीय पंचायत दिवस के दिन छत्तीसगढ़ को मिले हैं, अलग अलग कैटेगरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हैंड स्टैंड मल्लखंब प्रतियोगिता में नारायणपुर के मल्लखंब मास्टरों ने मारी बाजी। ठीक, मल्लखंब एक खंबा होता है, उस पर की जाने वाली कुश्ती को हम क्या कहते हैं, मल्लखंब कहते हैं। देख पा रहे हैं आप, ये खंबा है और इस पर ये युवक जो है वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। तो इस प्रतियोगिता को कहा जाता है, इस खेल को क्या कहा जाता है, मल्लखंब। और अभी हाल ही में मुंबई में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई जिसमें छत्तीसगढ़ के जो मल्लखंब मास्टर्स हैं उन्होंने प्रथम स्थान द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तो प्रथम स्थान पर कौन थे, राकेश वर्दा और राजेश कोर्राम जो है ये द्वितीय स्थान पर रहे हैं। ठीक, तो जान लेते हैं मल्लखंब के बारे में थोड़ा सा। मल्लखंब एक सीधे खड़े खंबे पर किया जाने वाला हवाई योग या जिम्नास्टिक का रूप है। मल्लखंब प्राचीन मार्शल आर्ट का एक रूप है जिसका उपयोग पहलवानों और प्राचीन युद्ध के योद्धाओं को ट्रेनिंग में सहायक के रूप में किया जाता था। ठीक, यानी मार्शल आर्ट का एक स्वरूप है ये भी, और पहलवानों और प्राचीन युग के योद्धाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी इसके माध्यम से। यह बहुत ही शारीरिक श्रम का एक खेल होता है।
ठीक है, बहुत शारीरिक श्रम लगता है, क्योंकि आप खुद सोचिए इस छोटे से खंबे पर आपको, ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये छोटा सा खंबा होता है, ठीक, ये लगभग 10 से 12 फीट का खंबा होता है। इस पर आपको अपनी कलाबाजी दिखानी होती है। इसमें शारीरिक संतुलन, शारीरिक सौष्ठव, सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक, मल्ल का शाब्दिक अर्थ है कुश्ती और खंब का अर्थ है खंबा। दोनों शब्द मिलकर मल्ल खंब बनाते हैं, जिसका अर्थ है खंबे पर की जाने वाली कुश्ती। पहलवान और योद्धाओं ने मार्शल आर्ट ट्रिक्स को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षण उपकरण के रूप में पोल का इस्तेमाल किया, जिसे वे बाद में रिंग या युद्ध के दौरान मैदान में विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, तो बेसिकली इतना जानने की जरूरत नहीं है। आपको इतना जानना जरूरी है कि मल्लखंब की एक प्रतियोगिता अभी हाल ही में आयोजित हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के राकेश वर्दा प्रथम रहे और राजेश कोर्राम द्वितीय रहे। ठीक, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मल्लखंब का, वो आपको मैं बताना चाहूंगा। जैसे मल्लखंब को 2022 इंडिया यूथ गेम्स में भी शामिल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मल्लखंब जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल हो गया है और ये अंतरराष्ट्रीय रूप से भी प्रसिद्ध है। अंतरराष्ट्रीय रूप से कैसे प्रसिद्ध है देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। वास्तव में बर्लिन 1936 में मल्लखंब और अन्य भारतीय खेलों का प्रदर्शन महाराष्ट्र के अमरावती शहर के बाहर स्थित हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल नामक एक अल्प ज्ञात शारीरिक शिक्षा संस्थान के सदस्यों द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी 1936 में जो बर्लिन में ओलंपिक हुआ था उसमें पहली बार इसका आयोजन हुआ था। ठीक, मल्लखंब ने पहली बार 1958 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ठीक, तो राष्ट्रीय रूप से खेल के रूप में इसको मान्यता कब मिली? 1958 में। 1962 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहली बार राष्ट्रीय मल्लखंब चैंपियनशिप जो है ये आयोजित किया गया 1962 में। 1981 में मल्लखंब फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अब जाहिर सी बात है, एक खेल बन गया तो उसके विकास के लिए किसी न किसी एक बॉडी का गठन करना जरूरी है, तो उसी के लिए एक बॉडी बनाई गई। नाम क्या था? मल्लखंब फेडरेशन ऑफ इंडिया। जैसे कि आपने सुना होगा ना हॉकी इंडिया, इसी प्रकार आपने सुना होगा FIL का, FIH का नाम सुना होगा। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी। ठीक है, इंडियन हॉकी फेडरेशन जिसको हम बोलते हैं, वैसा सुना होगा। तो वैसे ही मल्लखंब के लिए एक बॉडी बनाई गई है। अगला, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 से पहले फेस्टिवल 2018 में मल्लखंब का प्रदर्शन किया गया। ठीक, कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले इसका आयोजन एक बार किया गया। यह खेल टोक्यो 2020 ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में उपस्थित होने वाला था, लेकिन आपको पता है क्या चालू हो गया था? कोविड-19, इसीलिए तो 2020 में नहीं हुआ, 2021 में हुआ था। ठीक, ये खेल समारोह का हिस्सा नहीं बन पाया था। तो याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक तो ये दोनों खिलाड़ियों का नाम याद रखिए, राकेश वर्दा और राजेश कोर्राम। और एक चीज इस पूरे स्लाइड में एक निकल के आ रहा है कि मल्लखंब को वर्ष 2022 से खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल कर लिया गया है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला है छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को मिला CSISIG का ई-गवर्नेंस अवार्ड। ठीक, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार को एक अवार्ड मिला है, जो मिला है स्कूली बच्चों के आकलन और अभ्यास कराने के लिए। ठीक, तो पढ़ते हैं इसमें। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग का CSISIG यानी कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के ई-गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य को यह अवार्ड स्कूली बच्चों के आकलन एवं अभ्यास कार्य को आसान बनाने के लिए लागू टेली प्रैक्टिस के लिए रिकॉग्निशन कैटेगरी में प्रदान किया गया। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, इसको बस इसको याद रखिएगा कि अभी हाल ही में ई-गवर्नेंस अवार्ड किस संस्था को मिला, किस विभाग को मिला? तो छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को। यहाँ पर आप फोटो में देख पा रहे हैं, है ना,
19th जो है वो ई गवर्नेंस अवार्ड है 2021 और वो छत्तीसगढ़ राज्य के मिला है किसको? स्कूल शिक्षा विभाग को। चलिए अगला टॉपिक है अक्ति के दिन माटी पूजन दिवस मनाया गया। ठीक, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया, आपने सुना होगा अक्षय तृतीया, इस त्योहार को अक्ति के नाम से मनाया जाता है। अक्ति तिहार इसको बोला जाता है और ये मनाया जाता है बैसाख माह के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि के दिन। बैसाख शुक्ल तृतीया को यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक, तो इस साल जो ये अक्ति का त्योहार है, इस दिन विशेष रूप से मनाया गया माटी पूजन दिवस। कंफ्यूज नहीं करेंगे यहां पर, है ना, खुद भी कंफ्यूज नहीं होंगे। माटी पूजन दिवस और माटी तिहार में, माटी तिहार मनाया जाता है बस्तर संभाग में चैत्र मास में, जबकि माटी पूजन दिवस मनाया गया है बैसाख माह में। दोनों को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे सकता है। हो सकता है आपको पूछे कि माटी पूजन दिवस कब मनाया गया, तो आप उसमें आंसर लेंगे अक्षय तृतीया या अक्ति के दिन, या अगर तिथि के रूप में पूछेगा तो बोलेगा बैसाख शुक्ल तृतीया। जबकि माटी तिहार कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा चैत्र मास में मनाया जाता है। ठीक, तो ये माटी पूजन दिवस क्यों मनाया गया, आइए देखते हैं। देखिए, राज्य में 3 मई अक्षय तृतीया अक्ति के दिन माटी पूजन दिवस मनाया गया। कार्यक्रमों में जिलों के प्रभारी मंत्री, विधायक गण यानी जो भी जनप्रतिनिधि थे उन सभी को विशेष रूप से आमंत्रित करते हुए धरती माता की रक्षा हेतु शपथ ली गई। ठीक, आपको पता होगा कि वर्तमान समय में जो हम लोग की कृषि भूमि है उस पर रासायनिक खाद जो है वो काफी ज्यादा प्रयोग होते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण जो है वो जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव भी है। इससे हमारी मिट्टी की जो उर्वरता है वो काफी ज्यादा क्षीण हो रही है। तो इस अनुर्वर भूमि को पुनः उर्वर भूमि बनाने के लिए तथा भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों के प्रयोग को कम कर जैविक खादों के उपयोग में वृद्धि करना, ये इसका एक उद्देश्य है। इसी में आगे पढ़ते हैं कि माटी पूजन दिवस का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरा शक्ति के पुनर्जीवन हेतु रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के स्थान पर वर्मी कंपोस्ट खाद के उपयोग के साथ गौमूत्र एवं अन्य जैविक पदार्थों के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना है। यानी भूमि के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जितना हो सके आप जैविक खादों का प्रयोग करिए। ये इस बार के माटी पूजन दिवस का एक तरीके से बोल सकते हैं आप कि थीम था, जैविक खादों का प्रयोग करना। ठीक, माटी पूजन अभियान के अंतर्गत प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों एवं जनमानस की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, जो खेती का काम है वो किसानों के द्वारा किया जाता है, तो कृषकों को इस वर्मी कंपोस्ट, आपको पता होगा गौठान जो है उसको आज की डेट में मल्टी यूटिलिटी सेंटर के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जहां पर लोगों को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, जहां पर वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो इतने सारे उत्पादित वर्मी कंपोस्ट का हम करें क्या? इतने सारे वर्मी कंपोस्ट को हम जैविक खेती में प्रयोग करते हैं। इससे क्या होगा? पहली चीज, लोगों को पौष्टिक आहार प्राप्त होगा, और दूसरी चीज, इससे भूमि की उर्वरता बनी रहेगी। तो ये इसका उद्देश्य है। इसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों में रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के स्थान पर वर्मी कंपोस्ट और इन सभी चीजों के यानी जो जैविक खाद है इनके उपयोग को प्रोत्साहित करने के साथ रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान के प्रति किसानों को जागरूक करने एवं मानव पशु आहार को हानिकारक रसायनों से मुक्त करना है। तो जो सारी चीजें मैंने आपको बताई वही इसका उद्देश्य है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये ऐसा इसका जो पोस्टर है वो बनाया गया था। ठीक, इसका टैगलाइन क्या है? हमर सरकार हमर द्वार। प्रारंभ हुआ है 1 मई 2022 से, यानी मजदूर दिवस के दिन, याद रखिएगा। प्रथम चरण में यह योजना प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में लागू की गई है।
तो क्वेश्चन डायरेक्ट यहां बनता है कि मुख्यमंत्री मितान योजना प्रथम चरण के अंतर्गत कहां लागू हुई है, तो सभी नगर निगमों में, 14 नगर निगम है हमारे, उन सभी 14 नगर निगमों में यह योजना प्रारंभ की गई है और लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, देखिए, नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ उनके घर पर मितान के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में पूर्ण पारदर्शिता के साथ उनके डोर स्टेप पर प्रदान की जाएगी। यानी आपको पता होगा कि सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाना कितना मुश्किल होता है, और खासकर जो लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं उनके लिए ये और कठिन कार्य होता है। तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि हम उन तक इन दस्तावेजों की पहुंच बनाएं। यदि वो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस जैसी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत जो चीजें हैं, दस्तावेज, इन तक यदि उनकी पहुंच नहीं रहेगी तो फिर वो काफी पीछे रह जाएंगे। तो इसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक प्रयास किया है कि नागरिकों को अलग अलग विभागों की बहुत सारी सेवाएं हैं, इन तक उनकी पहुंच बनाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ की गई है। इसके द्वारा मितानों की नियुक्ति की जाएगी। याद रखिएगा, मितान कौन होंगे? मितान वो कर्मचारी होंगे जो लोगों तक दस्तावेजों को पहुंचाएंगे, यानी उनके घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। जैसे आपके घर में सिलेंडर आता है ना, होम डिलीवरी होती है, वैसे ही दस्तावेजों में मूलभूत जानकारी आप जब प्रदान कर देंगे, उसके बाद आपको वो दस्तावेज जो है वो घर पहुंच सेवा के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। ठीक, इसी में थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं कि इस योजना के तहत नागरिकों को नागरिक सेवाएं घर बैठे प्रदान की जाएंगी। क्या क्या मिलेंगी इसमें? मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज के नकल के लिए अनुरोध। आपको पता होगा कृषकों को जरूरत होती है इसकी बार बार, चाहे भूमि नामांतरण करना हो या कृषि भूमि से संबंधित अगर कोई भी प्रक्रिया उनको करनी है तो दस्तावेजों के नकल की आवश्यकता होती है। हालांकि हमने भूइयां ऐप के माध्यम से इस कार्य को बहुत अधिक सुगम कर दिया है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे लोगों की अब तक यहां पहुंच नहीं बनी है, तो उसमें लोगों में जागरूकता लाने का प्रावधान भी इसके द्वारा किया गया है। इसके अलावा भूमि रिकॉर्ड की प्रति और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाण पत्र, दुकान पंजीकरण, भूमि की जानकारी, जन्म प्रमाण सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो मितान योजना के द्वारा होम डिलीवरी के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए मितानों की नियुक्ति की जाएगी। मैंने आपको बताया इस योजना के तहत प्राप्त सभी आवेदनों का मुख्यमंत्री मितान योजना के माध्यम से बिना किसी देरी के प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। संबंधित आवेदकों को प्रमाण पत्र मितान द्वारा उनके घर पर प्रदान किए जाएंगे। तो मितान कौन होंगे मैंने आपको बता दिया। योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मेंस में भी इसको पूछ चुका है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना। आप लोग इस शब्द से परिचित होंगे। सियान का एक अर्थ होता है मुखिया, आप जानते होंगे, है ना। सियान का एक अर्थ होता है मुखिया और सियान का एक अर्थ वृद्ध व्यक्ति भी होता है। ठीक, तो ये जो योजना है वो किसके लिए है? श्रमिक सियान के लिए, यानी ऐसा व्यक्ति जो वृद्ध हो गया है और श्रम क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कब प्रारंभ हुआ? तो याद रखिएगा, इसकी घोषणा हुई है 1 मई को। 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस भी कहते हैं, उस तिथि को ये घोषणा की गई है। कौन कौन से विभाग इसमें भाग लेंगे? तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण मंडल जो है, इसके द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा। इस योजना में बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त 10,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। किस आधार पर? देखिए, ऐसे श्रमिक जिनकी न्यूनतम आयु 59 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी, इसके तहत साथ ही ये श्रमिक विगत 5 वर्षों से मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। ठीक, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये जो योजना है वो स्पेशली छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण मंडल जो है, यहां कार्यरत जो कर्मचारी हैं, ऐसे कर्मचारी जिनकी आयु
59 से 60 वर्ष के बीच है, इनको एक मुश्त 10,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी इस योजना के अंतर्गत। ठीक, तो याद रखिएगा ये जो योजना है वो कहाँ चलाई जा रही है, किस विभाग में, तो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण मंडल। ठीक, और इसकी घोषणा हुई है अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस यानी 1 मई को। चलिए अगला टॉपिक जो है वो मात्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम से संबंधित है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि मात्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम का नामकरण हमारे राज्य के एक फेमस पंडवानी गायक, नाम क्या है उनका, स्वर्गीय श्री पूनाराम निषाद जी के नाम पर कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्वर्गीय श्री पूनाराम निषाद। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वर्गीय पूनाराम निषाद जी है ना, इनका जन्म हुआ था 16 नवंबर 1939 को। निवासी थे रिंगनी दुर्ग जिला के। ठीक, आपने ये नाम और सुना है एक जगह, रिंगनी दुर्ग जिला से ही एक और हमारे यहाँ के महत्वपूर्ण लोक कलाकार आते हैं, कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताइए। चलिए, इनका निधन हुआ है 11 फरवरी 2017 को। ठीक, प्रसिद्धि क्यों है, इनकी प्रसिद्धि है पंडवानी के लिए, और पंडवानी में वेदमती शैली के ये लोक कलाकार हैं। इनको अलग अलग वर्ष बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं लोक गायन के लिए, जिनमें 1975 में ताम्रपाद पुरस्कार जो दिया गया था भारत के राष्ट्रपति, आपने नाम सुना होगा फखरुद्दीन अली अहमद जी, उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। फिर 1975 में ही छत्तीसगढ़ कला सम्मान इनको प्राप्त हुआ, 2002 में बिलासा सम्मान प्राप्त हुआ है, और वर्ष 2005 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला टॉपिक है कृष्ण कुंज। आपने ये नाम सुना होगा क्योंकि कुछ दिन पहले ये चर्चा में भी था। छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए खासकर नगरीय क्षेत्रों में ये योजना चलाई जा रही है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज का निर्माण किया जा रहा है। ठीक, हर नगरीय निकाय में एक क्षेत्र विशेष को चुना जाएगा और वहां पर वृक्षारोपण का काम किया जाएगा। आपने एक शब्द सुना होगा ऑक्सीजोन। ऑक्सीजोन वह क्षेत्र होता है जहां पर बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं, जिसके कारण वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बढ़ती है। स्वास्थ्यप्रद क्षेत्र होता है, लोग अपने स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए उस क्षेत्र में जाते हैं। तो ये जो कृष्ण कुंज योजना है ये भी नगरीय निकायों में संचालित किया जा रहा है। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं। नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक महत्व वाले जीवनोपयोगी वृक्षों जैसे बरगद, पीपल, नीम और कदम्ब का रोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण के लिए वन विभाग को न्यूनतम 1 एकड़ की भूमि आवंटित की जाएगी। हर नगरीय निकाय में वृक्षारोपण किया जाएगा। किसके माध्यम से, किस विभाग के द्वारा, वन विभाग के द्वारा। और इसके लिए हर नगरीय निकाय में कम से कम 1 एकड़ की भूमि उनको आवंटित की जाएगी। वृक्षारोपण स्थल का नाम कृष्ण कुंज होगा। तो वो क्षेत्र जहां पर पौधे लगाए जाएंगे, पेड़ लगाए जाएंगे, वृक्षारोपण किया जाएगा, उस क्षेत्र का नाम होगा क्या, कृष्ण कुंज। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है कौशल्या मातृत्व योजना। हाल फिलहाल में चर्चित रही बहुत सारी योजनाओं में एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है कौशल्या मातृत्व योजना। शायद आपने इसका नाम सुना होगा। देखिए, इस योजना की घोषणा जो है वो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन यानी 8 मार्च को की गई थी। 8 मार्च को इस घोषणा की गई थी इस योजना को प्रारंभ करने की, जिसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, द्वितीय कन्या के जन्म पर महिला को यानी जो प्रसूता माता है उसको 5,000 रुपए की राशि जो है एक मुश्त प्रदान की जा रही है, जिससे कि उस कन्या को पोषण की कमी ना हो। प्रारंभिक चरण बहुत क्रिटिकल कंडीशन होता है माताओं के लिए, क्योंकि उस समय माता यानी जच्चा और बच्चा दोनों को ही पोषण की आवश्यकता होती है। तो पोषण की कमी ना हो इसके लिए ये योजना संचालित की जा रही है।
आपको इसी वीडियो में मैं कुछ पोषण के आंकड़े भी प्रदान करूंगा, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में पोषण की यानी कुपोषण और एनीमिया की स्थिति क्या है। चलिए तो पढ़ते हैं इसको। देखिए, ये जो योजना है इसको संचालित किया जा रहा है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा, और योजना प्रारंभ कब से हुआ है? 1 जनवरी 2022 से। हालांकि इसकी घोषणा बाद में हुई, लेकिन योजना प्रभावशील कब से माना जा रहा है? 1 जनवरी 2022 से। प्रारंभ कब हुआ? तो देखिए, मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में 5 हितग्राहियों को चेक प्रदान करके कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया था। ठीक, ये योजना क्या है समझिए। उद्देश्य क्या है? सुरक्षित मातृत्व और बच्ची के उचित स्वास्थ्य को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक, कौशल्या मातृत्व योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र महिला हितग्राही के द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर सहायता राशि प्रदान करना है, ताकि महिलाएं बच्चे के जन्म के बाद पर्याप्त विश्राम कर सके। ठीक, प्रावधान क्या है इस योजना में? तो योजना के तहत चयनित माता जिसकी द्वितीय संतान बालिका का जन्म 1 जनवरी 2022 या इसके बाद हुआ हो, एक मुश्त कुल 5,000 रुपए की राशि का लाभ दिया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, ये पक्का पूछेगा। अगर एग्जाम में कौशल्या मातृत्व योजना पूछना हुआ तो आपको डायरेक्ट यही फैक्ट पूछेगा कि कौशल्या मातृत्व योजना के द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि कितनी है? 5,000 रुपए है। और किसको दिया जाता है? तो याद रखना, द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर। ठीक है, यानी पहले से एक बालिका हो उनकी, ठीक है, और दूसरी बालिका का जब जन्म होगा तब उनको 5,000 रुपए की राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। चलिए अगला टॉपिक है, श्री मिर्जा मसूद को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद। एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता था इस न्यूज से कि श्री मिर्जा मसूद का संबंध रंगमंच से है। रंगमंच कलाकार हैं और हबीब तनवीर जैसे नाम आपने सुना होगा। थिएटर के क्षेत्र में अगर सबसे बड़ा नाम अगर भारत में है तो हबीब तनवीर का है। हबीब तनवीर के साथ इन्होंने काम किया है और वर्तमान में इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री सहायता कोष से इन्हें 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। तो क्वेश्चन यहां से बनता है, क्योंकि पुरानी ग्रंथ अकादमी जब आप पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की तो वहां पर इनका नाम साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, अलग से नाम दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व, और उनमें मिर्जा मसूद का नाम दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख रंगकर्मी। ठीक, तो इनकी आर्थिक सहायता की गई है अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ये देख पा रहे हैं, ये हैं मिर्जा मसूद जी। इनको 2 लाख रुपए का चेक सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इनका स्वास्थ्य सही नहीं था। ठीक, चलो अगले हैं श्री राम लखन खरे। आपने कुछ समय पहले एक नई यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, जो स्थापित किया गया है दुर्ग जिले में। कहाँ स्थापित किया गया है? दुर्ग जिले में स्थापित किया गया है। इनके सबसे पहले कुल सचिव जो है ये नियुक्त किए गए हैं कौन? श्री राम लखन खरे। तो आपको पूछेगा महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के प्रथम कुल सचिव नियुक्त किए गए कौन? श्री राम लखन खरे। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, नाम अच्छे से याद रखिएगा। अगला, दुर्ग में बनेगा एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान। ठीक, एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान जो है ये बनाया जा रहा है अभी कहाँ? दुर्ग में। तो दुर्ग को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये लोकार्पण का फोटो है, आपने देखा। ठीक, अगला है छत्तीसगढ़ में रेल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना। छत्तीसगढ़ में आपको पता होगा कि रेल जो है वो परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है, और हम लोग का जो जोन है बिलासपुर जोन, वो पूरे भारत में सबसे अधिक कमाई करके देने वाला जोन है। इसके अंतर्गत अभी हाल ही में हथखोज
भिलाई में एक रेल इंडस्ट्रियल पार्क जो है ये स्थापित किया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहां से कि हाल ही में रेल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना कहां पर की गई है। तो कहां की गई है? हथखोज में। हथखोज कौन से जिले में है? तो याद रखिएगा दुर्ग जिले में आएगा। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि रेल पार्क में 8 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड, पाइपलाइन और ये सारी जो सुविधाएं हैं वो सुनिश्चित की गई हैं। साथ ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होने का लाभ रेलवे के लिए उपकरण तैयार करने वाली यूनिटों को होगा। एक ही जगह पर अधोसंरचना उपलब्ध होने का लाभ उद्यमियों को होगा तथा रेलवे के लिए भी रेल पार्क बनने से आसानी होगी। अब आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा औद्योगिक नीति 2019। इसके अंतर्गत हमने एक प्रावधान उसमें यह किया है कि निर्यात को बढ़ावा देने वाले उद्यम जो है यहां पर लगाए जाएंगे। इसीलिए आप क्या पढ़ते हैं? इसीलिए पढ़ते हैं आप एथेनॉल प्लांट। एथेनॉल प्लांट की स्थापना इसीलिए की जा रही है क्योंकि वर्तमान में पेट्रोलियम में मिलाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता है? एथेनॉल की है। और जगह जगह पर आपने एथेनॉल शब्द जरूर सुना होगा क्योंकि राजस्थान में भी एथेनॉल प्लांट लगा, आपने सुना होगा, मक्के से बनाया जा रहा है। इसके अलावा बिहार में आपने सुना होगा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि धान की भूसी और मक्के से वहां पर एथेनॉल बनाया जा रहा है। वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में कबीरधाम में एथेनॉल प्लांट जो है स्थापित किया जा रहा है। ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि पेट्रोलियम पर होने वाले खर्च को कम किया जा सके। और छत्तीसगढ़ में एथेनॉल जो है, यदि ये प्लांट स्थापित होता है तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे? निर्यात में बढ़ोतरी करेंगे। अब निर्यात में बढ़ोतरी तभी होगी जब हमारे पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। पर्याप्त अधोसंरचना होने से हम निर्यात को निश्चित रूप से बढ़ावा दे पाएंगे। तो इसके लिए परिवहन के साधन, इसमें सबसे प्रमुख हमारे यहाँ है रेलवे। तो रेलवे को बढ़ावा देना, या यूं बोले कि रेलवे से संबंधित अधोसंरचनाओं का विकास किया जा रहा है। उसी का एक अंग है रेल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना। याद रखिएगा इसको, कहां पर स्थापित किया जा रहा है? प्रीलिम्स में या आपके वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये लोकार्पण जब किया गया है ना रेल इंडस्ट्रियल पार्क का, उस समय मुख्यमंत्री जी का जो भाषण था वो उसकी इमेज है। ठीक, आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं। चलो तो फिर अगला टॉपिक है कुपोषण। मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में कि मैं आपको कुपोषण के कुछ आंकड़े देने वाला हूं। तो ये जो आंकड़े हैं वो ऑथेंटिक सोर्स से लिए गए आंकड़े हैं। आप इन आंकड़ों का प्रयोग प्रीलिम्स, इसके अलावा वनडे एग्जाम जो है, ठीक है, उसमें सोर्स के रूप में कर सकते हैं। साथ ही यदि आप अगले मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो निबंध लेखन इस टॉपिक पर जरूर करें। रीजन, कुपोषण छत्तीसगढ़ में हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है, तो इसीलिए कुपोषण की समस्या पर निबंध जो है वो आपको देखने को मिलते रहते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। कुपोषण छत्तीसगढ़ में महिलाओं तथा बच्चों की स्थिति। छत्तीसगढ़ में एकीकृत बाल विकास सेवा, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, वजन त्योहार तथा नवजतन जैसी योजनाओं एवं मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के समन्वित प्रयास से विगत 3 वर्षों के दौरान कुपोषण में 8.7% की कमी दर्ज की गई है। जितने भी योजनाओं के नाम लिखा है यहाँ पर, आप इनको नोट करिए और इनको इंटरनेट के माध्यम से सर्च करके पढ़िए। ठीक, सभी का उद्देश्य एक ही है। क्या है इनका उद्देश्य? उद्देश्य है महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य सेवा को सुनिश्चित करना। इसके अंतर्गत कुपोषण भी आता है। चलिए, तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे एकीकृत बाल विकास सेवा, आपको पता होगा 1975 से हमारे यहाँ चल रही है, नाम सुना होगा ये ICDS, इसी का हिंदी वर्जन है एकीकृत बाल विकास सेवा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। उद्देश्य क्या है? जो बच्चे हैं उन्हें पोषण युक्त भोजन प्रदान करना। 1975 से प्रारंभ हुआ है। ठीक, इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, वजन त्योहार, सारी योजनाओं के नाम मैंने लिखे हैं। ठीक,
या तो आप इनको इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकते हैं, या यदि आप चाहते हैं कि मैं इन पर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण रिपोर्ट 4, जिसको हम बोलते हैं क्या, NFHS, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के अनुसार प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के 37.7% बच्चे कुपोषण से, जबकि 15 से 49 आयु वर्ग की 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थी। ये NFHS 4 का आंकड़ा है जो कि वर्ष 2015-16 के लिए लाया गया था। वर्ष 2015-16 के दौरान छत्तीसगढ़ में 5 वर्ष से कम उम्र के 37.7% बच्चे जो है वो कुपोषणग्रस्त थे। 15 से 49 आयु वर्ग की 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थी। रक्ताल्पता, इसको हिंदी में बोला जाता है एनीमिया को, जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, रक्ताल्पता। ठीक, ये NFHS 4 का आंकड़ा था। अब मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 से की गई थी। आपको पता होगा 6 योजनाएं जो हैं 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ हुई है। ठीक, उनमें से एक योजना थी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। योजना शुरू होने के समय वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 4,33,541 बच्चे कुपोषित थे। ये आंकड़े वजन त्योहार से प्राप्त आंकड़े थे। 2019 की अगर बात करें तो 4,33,541 बच्चे उस समय कुपोषित थे। ठीक, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के चलते राज्य में अब तक 1,72,000 से अधिक बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए हैं। इस तरह कुपोषित बच्चों की संख्या में 39% की कमी आई है। ठीक, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, है ना। जो भी पिछले आंकड़े मैंने बताए उसको आप कुछ सेकंड पीछे जाकर के चाहे तो लिख सकते हैं। हाँ, तो इसमें क्या बोला कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जब चालू हुआ, यानी 2 अक्टूबर 2019 को जब चालू हुआ, उस समय से लेकर के अभी की स्थिति में लगभग 1,72,000 बच्चों से अधिक जो है वो कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं, जो कि कुपोषित बच्चों की कुल संख्या के 39% है। ठीक, यानी 39% बच्चे जो है वो कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं। राज्य में 85,000 महिलाएं एनीमिया से मुक्त हो चुकी हैं। ठीक, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5, देखिए NFHS 5 का आंकड़ा, ठीक, ये कुछ समय पहले ही आया है, आपको पता होगा। ठीक, इस सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य में कुपोषण का प्रतिशत 31.3 है। पहले होता था कितना, पिछला जो रिपोर्ट था NFHS का वो था 37.7%, अब कितना हो गया 31.3%, जो कुपोषण के राष्ट्रीय औसत से कम है। आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय औसत 32.1 है और छत्तीसगढ़ में कितना है 31.3, लेकिन अभी भी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि 31.3% बोलने का मतलब अभी भी हर 100 में 31 बच्चे जो हैं, लगभग 32 बच्चे वो क्या है, कुपोषण से ग्रस्त हैं। तो ये स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें राज्य में महिलाओं और बच्चों का पोषण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान कुपोषित महिलाओं, शिशुवती महिलाओं एवं शाला त्यागी किशोरियों एवं 51,455 आंगनबाड़ी केंद्रों के लगभग 27 लाख हितग्राहियों को घर घर जाकर रेडी टू ईट फूड का वितरण किया गया है। ठीक, आपको पता होगा कि लॉकडाउन के समय बहुत सारी ऐसी स्थितियां बन गई थी जिसमें प्रत्यक्ष संपर्क कर पाना संभव नहीं था, लेकिन उस स्थिति में भी हमारे राज्य सरकार ने क्या किया, लगभग 27 लाख हितग्राहियों को रेडी टू ईट फूड वितरित किया है, ताकि वो जो शिशुवती महिलाएं हैं या जो गर्भधारण की हुई महिलाएं हैं उनमें कुपोषण की समस्या या उनमें खून की कमी ना हो। ठीक,
अगला है कौशल्या मातृत्व योजना। इस योजना के बारे में मैंने आपको पहले से बता दिया है। ठीक, इस योजना के तहत महिलाओं के पोषण में सुधार के लिए द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा 5,000 रुपए की एक मुश्त सहायता राशि दी जा रही है। अगली योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ठीक, ये योजना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने इस योजना को इसमें शामिल जरूर किया है, हालांकि इसका सीधा संबंध कुपोषण से नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको शामिल किया है क्योंकि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत अच्छा प्रयास है ये। ठीक, इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार जो शादी का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं और उनके घर में कुंवारी बच्ची है, तो उस स्थिति में राशि जो है, कुछ सहायता राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। जो पहले हुआ करती थी 15,000, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 25,000 रुपए कर दिया गया है। ठीक, बढ़ी हुई दर से जरूरतमंद परिवारों की लगभग 8,000 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जा चुका है। ठीक, यानी 25,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है कितने लोगों को, 8,000 कन्याओं को, और उनका विवाह संपन्न कराया गया है। चलिए अगली योजना देखते हैं, सखी वन स्टॉप सेंटर। ये भी डायरेक्ट कुपोषण से जुड़ा हुआ योजना नहीं है, लेकिन महिला सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण योजना है केंद्र सरकार की। ठीक, तो सखी वन स्टॉप सेंटर, छत्तीसगढ़ में सखी वन स्टॉप सेंटर आपको पता होगा कब खोला गया, वर्ष 2015 में। और पहला जो सखी वन स्टॉप सेंटर है वो रायपुर में खोला गया था। ठीक, महिलाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या को सुनने के लिए ये जो सखी वन स्टॉप सेंटर है ये बनाया गया था। ठीक, चलिए छत्तीसगढ़ में सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से प्रदेश में सभी जिलों में पीड़ित व संकटग्रस्त जरूरतमंद महिलाओं को उनके आवश्यकता अनुसार सुविधा और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ये जो योजना है ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है घरेलू हिंसा से बचाव में, घरेलू हिंसा से महिलाओं का बचाव, इस क्षेत्र में ये जो योजना है वो बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। ठीक, आपको पता होगा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए, या यूं बोला जाए कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जो आया था, उसके क्रियान्वयन को सुगम बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में एक योजना चल रही है। उसका नाम क्या है, तो याद रखिए नवा बिहान योजना। तो नवा बिहान योजना का संबंध किससे है, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने से है। उनको कहाँ लाया जाता है, मान लीजिए कोई महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है, उनको लाया जाता है सखी वन स्टॉप सेंटर में, और सखी वन स्टॉप सेंटर के द्वारा उनके आवास, उनके संरक्षण की सुविधा जो है वो प्रदान की जाती है। ठीक, चलिए इन सेंटरों में विगत 3 वर्ष की अवधि में 8,826 प्रकरणों का निराकरण किया गया और 3,694 प्रकरणों में महिलाओं को आश्रय सुविधा प्रदान की गई है। महिला हेल्पलाइन 181 के माध्यम से 2,793 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। ठीक, तो ये आप चाहे तो इसको अपडेट कर सकते हैं, खासकर जिन लोग निबंध लिखने वाले हैं वो चाहे तो इसको अपडेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला है सक्षम योजना। आपको पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के द्वारा ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें महिलाओं के स्व सहायता समूहों का वित्त पोषण किया जाता है, यानी उनको जो ऋण है उसकी उपलब्धता कराई जाती है, जिससे कि वो महिला स्व सहायता समूह स्वयं में इतना सक्षम हो जाए कि उनको किसी अन्य रिसोर्स की आवश्यकता न पड़े, कहीं और से पैसे उधार लेने की आवश्यकता न पड़े। तो इसी के लिए योजना चलाई जा रही है, नाम क्या है, सक्षम योजना। ठीक, राज्य में महिला स्व सहायता समूहों को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 2 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की व्यवस्था सक्षम योजना के तहत की गई है। ठीक, कितना ऋण दिया जाता है, याद रखिएगा 2 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से ऋण लेने वाले महिला स्व सहायता समूहों पर लगभग 13 करोड़ रुपए का
ऋण लंबित होने के कारण इनके कामकाज ठप्प हो गए थे। अब बहुत सारा ऋण हो गया था, बहुत सारी स्व सहायता समूह बन गए थे, तो उनका वित्त पोषण भी तो करना है, तो उसके लिए राज्य सरकार ने बहुत सारा लोन प्रोवाइड कराया। अब लोन तो प्रोवाइड हो गया, लेकिन वो जो स्व सहायता समूह है बहुत सारा लोन दिया, उसमें से 13 करोड़ रुपए का जो ऋण है वो वापस ही नहीं हुआ। हो सकता है वो ऋण या वो जो स्व सहायता समूह है वो घाटे में चला गया हो और ऋण वापसी करने में सक्षम ना हो। तो इस स्थिति में राज्य सरकार ने एक अच्छा फैसला उठाया। क्या कहा? छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वितरित महिला समूहों का 12 करोड़ 77 लाख रुपए का बकाया ऋण माफ करने के साथ ही इस योजना में दिए जाने वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? कि देखिए लगभग 13 करोड़ रुपए का ऋण लंबित था, यानी डूबत खाता में चला गया था, एक तरीके से बोलेंगे आप, ठीक। लेकिन वो स्व सहायता समूह तो फिर डिफॉल्टर की श्रेणी में आ गए। तो वो डिफॉल्टर की श्रेणी में ना आए, इसके लिए क्या किया? राज्य सरकार ने वो ऋण माफ कर दिया। और अब क्या हो गया? अब ये जो 2 लाख रुपए की ऋण राशि थी, जो सीमा थी, ऋण सीमा, उसको बढ़ाकर दुगुना करके कितना कर दिया गया है? 4 लाख कर दिया गया है। तो अब यदि एग्जाम में आता है कि सक्षम योजना के द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण की सीमा कितनी है, तो कितनी है? 4 लाख रुपए है, ठीक। छत्तीसगढ़ महिला कोष के लिए वर्ष 2018-19 की तुलना में इस साल बजट के प्रावधान में 30% वृद्धि की गई है, ठीक है। और कितना किया गया है? 5 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये वर्ष 2022-23 का जो बजट है उसके संबंध में प्रावधान आपको मैंने बताया है, ठीक। चलिए, आंगनबाड़ी के मानदेय में बढ़ोतरी। आपको पता होगा कि इस साल के बजट में बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें कार्यरत जो जनप्रतिनिधि हैं या जो कार्यकर्ता हैं उनके मानदेय में वृद्धि की गई है। जैसे पंचायती राज संस्थाओं में आप देखोगे तो जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, सभी के सदस्यों तथा अध्यक्षों के मानदेय में वृद्धि की गई है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 5,000 से बढ़ा करके कितना रुपया कर दिया गया है? 6,000 रुपए कर दिया गया है। और आंगनबाड़ी में जो सहायिकाएं कार्य करती हैं उनका मानदेय 2,500 रुपए से बढ़ाकर 3,250 रुपए कर दिया गया है, ठीक। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 3,225 रुपए से बढ़ाकर 4,500 रुपए कर दिया गया है, ठीक। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मृत्यु पर 10,000 रुपए अनुग्रह राशि प्रदान की जाती थी, लेकिन अब इसको राज्य सरकार ने बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? कितना कर दिया है? 50,000 रुपए कर दिया है, ठीक। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सेवानिवृत्ति पर किसी भी प्रकार की राशि उसको प्रदान नहीं की जाती थी, लेकिन अब कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर 50,000 रुपए और सहायिकाओं को सेवानिवृत्ति पर 25,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। तो ये सारे जो आंकड़े हैं जो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, महिला सशक्तिकरण से संबंधित हैं। इन सभी आंकड़ों को आप अच्छे से अपने निबंध में प्रयोग करिए, जिससे कि आपका निबंध जो है वो फैक्ट ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर सके, क्योंकि जितने ज्यादा फैक्ट लिखेंगे आप, जाहिर सी बात है नंबर पाने की जो प्रायिकता है उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। चलिए, तो अब आते हैं हमारे अंतिम सेक्शन में, जो है प्रश्नोत्तर का सेक्शन। इस सेक्शन में मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के पहले फेज में एथनिक पर्यटन ग्राम कहां स्थापित किया गया है? मैंने 3 जगह के नाम बताए थे, वही पूछ रहा है कि कहां कहां स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन है जशपुर, गंगरेल और सरोधा दादर में, या जशपुर, कोंडागांव और सरोधा दादर में, जशपुर, बलरामपुर, सरोधा दादर, या जशपुर, कोंडागांव और सरगुजा में। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि
एथनिक पर्यटन ग्राम के रूप में किन्हें चिन्हांकित किया गया है ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है रीवा पुरातात्विक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है बालोद जिला में, बलौदाबाजार भाटापारा जिला में, महासमुंद जिले में या रायपुर जिले में। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में कितने नए एकलव्य आदिवासी विश्वविद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। ऑप्शन है 50, 75, 100 या 35। अगला क्वेश्चन, देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ कहां किया गया है। ऑप्शन है पाटन, धमतरी, राजनांदगांव या गुरूर। अगला क्वेश्चन, रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर कहां निर्मित किया गया है। ऑप्शन है जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में, रायपुर जिले के चंदखुरी में, महासमुंद के सिरपुर में या बस्तर जिले के जगदलपुर में। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन देखिए 10, 12, 13 या 14। तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में माटी पूजन दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है मातर के दिन, चैत्र पूर्णिमा के दिन, अक्ति के दिन या हरेली के दिन। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ कब किया गया। ऑप्शन है 1 मई 2022, 1 मार्च 2022, 12 मई 2022 या 1 फरवरी 2022। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, मात्स्यिकी महाविद्यालय कबीर धाम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। ऑप्शन है मिनी माता, रविशंकर शुक्ल, इंदिरा गांधी या स्वर्गीय श्री पूनाराम निषाद जी के नाम पर। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग के प्रथम कुल सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन है श्री राम लखन खरे, श्री अजय कुमार सिंह, श्री विनय कुमार वर्मा या श्री रामेश्वर खूंटे। इस वीडियो के अंतर्गत हमने छत्तीसगढ़ समसामयिकी से संबंधित अप्रैल तथा मई 2022 के करंट अफेयर्स को देखा है। यह टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ टॉपिक अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।